प्रीवियसली जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे, उसी को ज़रा वीएस कोड में ओपन कीजिए और जो मेन पेज है आपका, यानी कि होम पेज है आपका index.html ये वाला, एडमिन के बाहर वाला, फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लीजिए और लॉगिन कर लीजिए। पहले तो चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने रजिस्टर कर रखा है। अगर आपने रजिस्टर कर रखा है, तो उसी सेम ईमेल आईडी से और पासवर्ड से आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, एडमिन पैनल खुल जाएगा। लास्ट टाइम हमने कैटेगरी पे काम किया था। कैटेगरी यहाँ पर हमने स्टैटिक तरीके से शो किया था। हमने कैटेगरी जो है सबमिट करने का काम कर लिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर यहाँ पर एजुकेशन के नाम से सबमिट किया, तो ये सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक और कैटेगरी क्रिएट करूँ, ब्लॉग्स के नाम से, ठीक है? तो ये भी सबमिट हो जाएगा। टेक्निकल के नाम से जो भी मैं सबमिट करूँगा, वो सब जो है सबमिट हो रहा था। बस इसी को हमें शो करना है यहाँ पर, कैटेगरी लिस्ट में। लेकिन एक और चीज़ देखिए ज़रा, जब हमने सबमिट किया तो ये फॉर्म हमारा रीसेट होना चाहिए। ये फॉर्म जो है, वो रीसेट होना चाहिए, फॉर्म नहीं रीसेट हुआ था। तो सबसे पहले इस फॉर्म को रीसेट करेंगे। अभी इस पेज को कट कर दीजिए। एडमिन पैनल के अंदर से आपको दिख जाएगा पेजेज़, पेजेज़ के अंदर से आपको दिख जाएगा एचटीएमएल और जेएस का फ़ोल्डर। उसके अंदर से कैटेगरी डॉट जेएस ओपन कीजिएगा। इसमें देखिए कि आपने ऑन सबमिट कहाँ लगा रखा है। ये देखिए ऑन सबमिट इवेंट है ये, और इसमें सक्सेस कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली मैसेज देने के बाद आपको क्या करना है, कैट फॉर्म, ये जो आपका कैट फॉर्म है, इसी के अंदर से डॉट रीसेट के नाम से एक फंक्शन होता है, उसको आपको कॉल कर लेना है। तो रीसेट फंक्शन कॉल कर दीजिए। इससे आपका जो कैटेगरी है, वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है? अभी देखिए ज़रा, अब अगर हम यहाँ पर कुछ सबमिट करें, मैंने कुछ डमी लिखा, ये देखिए सबमिट हो गया और रीसेट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी शो करना है। तो कैटेगरी शो करने के लिए यहाँ पर कोड में आइए ज़रा, इसी के नीचे काम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक कमेंट पास कीजिए, जो ऐड न्यू कैटेगरी के नाम से। तो ये जो आपका सबमिट करने वाला कोड है, यहाँ पर एक कमेंट पास कर दीजिए, ऐड न्यू कैटेगरी, ताकि सभी का कोड सेपरेट रहे और हमें पता चले कि इसका कोड कहाँ पर है। और इसी फंक्शन के ठीक नीचे, यानी कि ये जो ऑन सबमिट वाला आपका ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसी के ठीक नीचे इस लास्ट वाले कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही काम करना है। आपको एक कांस्टेंट बनाना है, यानी कि एक फंक्शन बनाना है शो कैट डेटा के नाम से। तो शो कैट डेटा, यानी कि शो कैटेगरी डेटा, इसके नाम से मैंने बना लिया। कॉल बैक डिफाइन करूँगा, यहाँ पर मैं काम करूँगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे लूप चलाना है, जो आपका कैट डेटा ऊपर की तरफ एरे है। ऊपर की तरफ एक एरे है कैट डेटा के नाम से, उसी में सारा कैटेगरी का डेटा है। इसी के लिए लूप चलाना है। तो कैट डेटा डॉट फॉर ईच इस फंक्शन को कॉल कीजिएगा। ईच में जो है ई कैपिटल रहेगा, बस इस तरीके से कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ओबीजे को रिसीव कर लेना है, यानी कि ऑब्जेक्ट को, और इंडेक्स को रिसीव कर लेना है। तो जिसके लिए आपने लूप चलाया, उसका सारा ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा और इंडेक्सिंग नंबर आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग का यूज करेंगे और हम ओबीजे और इंडेक्स दोनों को प्रिंट करके देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन रहे कि इसमें क्या चीज़ रिसीव हो रहा है, तो आप इसको प्रिंट करके देख लो, कंसोल करके देख लो, ठीक है? कन्फ्यूज नहीं होना। और ये जो शो कैट डेटा फंक्शन है, इसको इसके ठीक नीचे यहाँ कॉल कर देंगे, पेज लोड होते ही, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आइए, ये कॉल हो गया है पेज लोड होते ही। अगर आप यहाँ पर जाकर के देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट प्रिंट होना चाहिए कंसोल के अंदर। तो ये रहा कंसोल आपका, ये देखिए, ऑब्जेक्ट 0, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। ये ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट में आपका कैटेगरी एजुकेशन है। ये देखिए ना, इस तरीके से ब्लॉक्स है और ये सारा डेटा है। ठीक है? अच्छा, इसके साथ हमें क्रिएटेड ऐड भी स्टोर करना चाहिए। हमने स्टोर नहीं किया, तो क्रिएटेड ऐड भी स्टोर करेंगे। क्रिएटेड ऐड स्टोर करने के लिए ऊपर की तरफ जाइए, जो सबमिट वाला है, ये देखिए कैटेगरी के नाम से आपने प्रॉपर्टी बनाया था, इसी के ठीक नीचे एक और प्रॉपर्टी बनाइएगा क्रिएटेड ऐड के नाम से, और इसमें स्टोर कर दीजिएगा। क्या स्टोर कर देंगे हम? न्यू कीवर्ड के साथ डेट का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, यानी कि डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जो करंट डेट टाइम होगा, वो चला जाएगा इसके साथ, ठीक है? नीचे की तरफ आ जाइए। अब अगर आप दोबारा इस चीज़ को देखेंगे ना, यानी कि एक बार पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ जा कर के देखेंगे, तो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट आया होगा आपका, उसमें आपका डेट आना चाहिए, ठीक है? देख लेते हैं, नहीं आया, ठीक है? एक बार पेज रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जा कर के देखेंगे दोबारा, ये देखिए, अच्छा ठीक है, वो स्टोर नहीं हुआ क्या? फिर से हम स्टोर करते हैं कुछ, और सबमिट पे मैंने क्लिक किया, हाँ ठीक है। जब स्टोर करेंगे तब वो आएगा, ठीक है? स्टोर करने के बाद पेज रिफ्रेश कर लीजिएगा और यहाँ आइएगा कंसोल में। तो अभी जो आपने स्टोर किया, वो आपको दिख जाएगा। नोट कीजिए, मैंने कंसोल किया, मैं कंसोल में जाता हूँ। ये जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन कीजिए, इसमें आपको दिखाएगा क्रिएटेड ऐड भी। ये देखिए ना, इसके साथ क्रिएटेड ऐड भी आ गया। अभी जो डेट है, इसी के अनुसार से हम इसको फॉर्मेट देंगे, तो परफेक्ट हमें पता चल जाएगा कि कब क्रिएट किया गया था ये कैटेगरी, ठीक है? समझ आएगा आपको। फिलहाल यहाँ पर हमें शो करना है डेटा।
तो ये जो लिस्ट शो हो रहा है ना यहाँ पर, ये स्टैटिक लिस्ट है, ठीक है? यहाँ पे आइए, सबसे पहले जो आपका एचटीएमएल वाला फाइल कैट एचटीएमएल होगा आप, यानी कि ये देखिए एचटीएमएल फ़ोल्डर के अंदर जो कैटेगरी डॉट जेएस है, इसको ओपन कीजिएगा। सबसे पहले तो इसका टाइप चेंज कर लीजिए, नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एचटीएमएल कर लेंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये जो है इसको ओपन कीजिए, इसमें फाइंड कीजिए कि टी बॉडी कहाँ पर है, तो कंट्रोल एफ करेंगे और यहाँ पर टी बॉडी को हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है? ये रहा टी बॉडी। इसमें देखिए क्लास लिस्ट, क्लास लगा हुआ है ना कैट लिस्ट, अगर नहीं लगा होगा तो लगा देना आप लोग। इन केस अगर आप में नहीं लगा तो ये क्लास लगा दीजिएगा टी बॉडी में, और टी बॉडी में जितना भी टीआर है, एक को छोड़ करके सब हटा दीजिए। एक टीआर को छोड़ देना है, बाकी सब हटा देना है, ठीक है? इस तरीके से। तो अभी देखिए क्या होगा, अभी आपको एक ही टीआर यहाँ पर दिखेगा और वो भी स्टैटिक है। इसको भी हम हटाएँगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कैट लिस्ट को सेलेक्ट कीजिए। तो ऊपर की तरफ जाएँगे और हम कैटलिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस तरीके से आपने फॉर्म को सेलेक्ट किया था, उसी लाइन को कॉपी पेस्ट कीजिए। बस यहाँ पर आपको कैटलिस्ट यानी कि कैटेगरी लिस्ट वाले क्लास को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमें कैट लिस्ट कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ आइए और ये जो टीआर है इसको कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आपको आउटपुट में अभी कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? और यहाँ हम रखेंगे, कमेंट करके रख देंगे, ठीक है? तब भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा अगर आप कमेंट कर देंगे तो, ठीक है? फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया और मैंने कॉपी भी किया इस चीज़ को। अब यहाँ पर आ जाइए जहाँ पर आप लूप चला रहे थे, तो लूप यहाँ पर चला रहे थे, हमने कंसोल किया था। अभी क्या करना है हमें, ये जो हमारा कैट लिस्ट है इसी के लिए डॉट इनर एचटीएमएल लगाना है, ठीक है? और इस तरीके से बैक टिक के अंदर टर्मिनेट कर दीजिएगा। बैक टिक के अंदर जो आपने कॉपी किया वो आपको पेस्ट करना है, तो बैक टिक के अंदर इस तरीके से हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम इस चीज़ को अरेंज ज़रूर कर लेंगे, तो मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से अरेंज करने के लिए, ये देखिए, ठीक है? अरेंज ज़रूर करिए कोड को। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें सीरियल नंबर डालना है, तो डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल और यहाँ पर आप इंडेक्स डिफाइन कीजिए। इंडेक्स में क्या आ रहा है? 0, 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए लास्ट वाला डेटा आया, बट इसके पहले का कोई भी डेटा नहीं आया। डेटा तो सारा आ रहा है क्योंकि ये देखिए इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू लगा हुआ है, तो इसके पहले जो डेटा आया, वो सब रिमूव हो जाएगा और जो लास्ट में डेटा बचा वही आएगा। तो प्लस इक्वल टू लगाइए ताकि जो पहले से डेटा है वो भी रह जाए और जो लास्ट में डेटा यानी कि सारा डेटा रुके एक साथ। ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 4 तक गया, मुझे इसको 1 से स्टार्ट करना है काउंट को, तो यहाँ इंडेक्स प्लस 1 लगा देंगे, इस तरीके से। तो अब ये जो आपका काउंट है वो 1 से स्टार्ट होगा। मैं आपको एक-एक स्टेप बताता हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम होता है, यानी कि टाइम लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है और स्टेप्स को समझना है, किस तरीके से काम किया जाता है प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, ठीक है? अब यहाँ कैटेगरी लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें कैटेगरी लिखना है। तो ये जो आपका ओबीजे है, इसी के अंदर आपका कैटेगरी है। तो ओबीजे डॉट कैटेगरी इसको रीड कर लीजिए, तो कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगा, नोटिस कीजिए। ठीक है, आ गया एजुकेशन, ब्लॉग्स, टेक्निकल जो भी हमने लिखा था वो सब आ गया। अब यहाँ पर हमें क्रिएटेड एट रीड करना है, तो हटाइए इसको डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल और जो आपका ओबीजे है, ओबीजे इसी के अंदर से डॉट क्रिएटेड एट इस प्रॉपर्टी को रीड कर लीजिए। तो नोटिस कीजिए जहाँ-जहाँ क्रिएटेड एट नहीं था वहाँ-वहाँ क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा और जहाँ पर था वहाँ पर क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। लेकिन ये डेट हमें फॉर्मेट करना है, इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। मैंने सबमिट पे क्लिक किया, नोटिस कीजिए सबमिट हुआ लेकिन लाइव दिखा नहीं यहाँ पर। अभी हम पेज रिफ्रेश करेंगे तब दिखेगा। ये देखिए पेज रिफ्रेश किया तो ये लास्ट में आ गया। फिर से मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर हेलो लिखा, ठीक है? ये देखिए मैंने हेलो लिखा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए लाइव नहीं दिखा, ये लाइव अपडेट होना चाहिए यहाँ पर। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो आपका शो डेटा फंक्शन है, शो कैट डेटा फंक्शन, बस इसी को कॉल करना है जब भी इंसर्ट किया जाएगा। तो फॉर्म रीसेट करने के ठीक नीचे आपको ये फंक्शन कॉल कर देना है ताकि जब भी रीसेट हो, यानी कि जब भी कुछ इंसर्ट हो तो ये फंक्शन कॉल हो और ये दोबारा से लूप चला दे उसके लिए। तो बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जस्ट फॉर कोड, नोटिस कीजिए सबमिट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ जाएगा अच्छा ये रिपीट हो गया, ये देखिए रिपीट हो गया। पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने पेज रिफ्रेश किया, अब ये ठीक हो गया। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जब फंक्शन आप कॉल करेंगे तो देखिए कैट लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू लगा हुआ है, तो जो पहले से होगा उस वो तो वैसे ही रह जाएगा और जो दोबारा लूप चला उसके लिए भी ये चीज़ क्रिएट कर देगा। तो जो पहले का डेटा पड़ा हुआ था वो प्लस दोबारा लूप चला वो एक साथ दिखेगा, ठीक है? इसीलिए जब लूप चलेगा उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको खाली कर देंगे। तो लूप चलने से पहले जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, लूप चलने से पहले हम इस चीज़ को यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे। कैटलिस्ट डॉट एचटीएमएल एम्प्टी, तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले इसके अंदर का जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जो है कैट डेटा के लिए लूप चलेगा और दोबारा से वो चीज़ क्रिएट किया जाएगा। ठीक है? तो होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अब क्या करना है हमें, नोटिस कीजिए, अब अगर हम यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से अमित कुमार और सबमिट पे क्लिक किया, ये देखिए। तो अब यहाँ पर कोई भी रिपीट नहीं होगा, अमित कुमार आ गया सीधा-सीधा, ठीक है? अब ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन ये जो डेट है ना, ये बहुत बड़ा आ रहा है। ये फॉर्मेट होके आना चाहिए,
नहीं तो ये क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये समझने में भी नहीं आ रहा किसी को, क्योंकि ये हमें हमें नहीं समझना है। हम जिसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं वो समझना है, ठीक है? तो हमें एज़ अ यूज़र के एंड से समझना चाहिए चीज़ों को। अभी क्या करना है, इस डेट को फॉर्मेट करना है, तो डेट हमें फॉर्मेट करना हो सकता है हमें और भी जगह पे ज़रूरत पड़ जाए, ब्लॉक्स में भी या और भी जगह पे एप्लीकेशन में ज़रूरत पड़ सकता है। तो हमारे पास एक मॉड्यूल होना चाहिए जो कि डेट फॉर्मेट करने का काम करेगा। तो उस मॉड्यूल को सबसे पहले हम बनाएँगे। तो मॉड्यूल हमारा, देखिए, मॉड्यूल के नाम से एक फ़ोल्डर है, ठीक है? अब इसमें एक फंक्शन सर्विस है जो कि फंक्शंस वगैरह सर्विस कर रहा है। एक नॉट फाउंड का है जो कि नॉट फाउंड सर्व कर रहा है। एक हमारा राउट डॉट सर्विस डॉट जेएस है जो कि राउट्स को सर्व कर रहा है, यानी कि जितने भी राउट्स होंगे उनको सर्विस दे रहा है ये, ठीक है? राउट सर्विस कर रहा है ये। इसी तरीके से हमारे पास एक मॉड्यूल डॉट जेएस होगा जो कि फंक्शन सर्विस करेगा, यानी कि कुछ ऐसे काम के लिए, जैसे कि हो सकता है हम फ्यूचर में इसमें बना लें। अभी तो हम बना रहे हैं फॉर्मेट डेट के लिए, फ्यूचर में हम इसमें और भी काम के लिए बनाएँगे, वो चीज़ आपको समझ में आएगा। तो ऐसा फ़ाइल जो आपका फंक्शंस वगैरह यानी कि कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका मॉड्यूल का फ़ाइल होता है। इसलिए हमने यहाँ पर मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल बना लिया। अब ज़रूरी नहीं कि मॉड्यूल डॉट जेएस के नाम से बनाएँ, किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है? इसमें एक्सपोर्ट करते हुए एक फ़ंक्शन बनाएँगे ज़रा, एक्सपोर्ट फॉर्मेट डेट के नाम से, ठीक है? तो फॉर्मेट डेट इसके नाम से मैंने फ़ंक्शन बना लिया। स्पेलिंग वगैरह मुझसे मिस्टेक होता है तो आप ठीक करके लिख लीजिएगा, ठीक है? और जो इस फ़ंक्शन को कॉल करते समय हम डेट भेजेंगे वो यहाँ रिसीव करेंगे। तो डी के नाम से एक पैरामीटर मैंने रिसीव कर लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डी के नाम से ही पैरामीटर में रिसीव करें, किसी भी पैरामीटर में आप रिसीव कर सकते हो। आप अपना नाम भी लिख सकते हो, ठीक है? तो फॉर्मेट डेट मैं इस तरीके से लिखता हूँ। और डी यानी कि डेट को मैंने रिसीव कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट बनाऊँगा या वेरिएबल भी हम बना सकते हैं। मैंने डेट के नाम से बनाया और न्यू कीवर्ड के साथ डेट का इंस्टेंस क्रिएट करूँगा, तो न्यू डेट, ठीक है? और ये जो डी हमने रिसीव किया है इसको में डाल देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें वो डेट चाहिए जो स्टोर्ड है डेटाबेस के अंदर, तो हम उसको भेजेंगे, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे भेजेंगे और यहाँ आ जाएगा वो, और उसको हमने न्यू डेट को दे दिया, यानी कि डेट का इंस्टेंस क्रिएट करते समय वो डेट दे दिया। अब क्या करेंगे, ये जो डेट है इसके अंदर से अलग-अलग चीज़ों को रीड कर लेंगे। सबसे पहले ईयर रीड करिए, तो यहाँ पर लेट एक वेरिएबल बनेगा वाई वाई, और यहाँ पर डेट के अंदर से, यानी कि आपको क्या करना है, डेट के अंदर से डॉट गेट फुल ईयर के नाम से फंक्शन होता है, इसको कॉल कर लेना है। इससे आपको फुल ईयर मिल जाएगा। फिर से लेट लेट कीवर्ड के साथ ही बनाइएगा, वो कांस्टेंट मत बनाइएगा, ठीक है? आपको क्या करना है, ये जो डेट है इसी के अंदर से डॉट गेट मंथ के नाम से फंक्शन होता है, कॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से डी के नाम से वेरिएबल ही बनाइएगा लेट कीवर्ड के साथ, ठीक है? डेट डॉट गेट डेट इसके नाम से फंक्शन होता है, आप इसको कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? तो आपको ईयर मिल गया, मंथ मिल गया, डेट मिल गया। एक और चीज़ चाहिए हमें, लेट टाइम के नाम से। तो एक काम करिए, टाइम के नाम से एक वेरिएबल बनाइए, या टी के नाम से बना लीजिए, या ठीक है, टाइम पूरा लिख देते हैं। और उसके बाद क्या करना है, हमें डेट के अंदर से डॉट गेट नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे टू लोकल टाइम स्ट्रिंग। इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और चीज़ रिसीव करिए। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मत रिसीव करिए, ठीक है? नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिए और यहाँ से आप बैकटिक के अंदर डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल, आप किस फॉर्मेट में आप शो करना चाहते हो। पहले आप डेट शो करना चाहते हो तो डी लिखिए, उसके बाद फिर से हाइफ़न का सिंबल देंगे। अगर आप ये फॉरवर्ड स्लैश देना चाहते हो तो दीजिएगा, जो भी देना, मैं हाइफ़न देना चाहता हूँ, मैंने हाइफ़न दे दिया। फिर से डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल इस तरीके से, और उसके बाद मुझे मंथ शो करना है तो मैंने शो कर दिया, फिर से मैंने हाइफ़न दिया। उसके बाद डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल, फिर मैंने ईयर शो कर दिया, फिर से मैंने स्पेस दिया और मैंने डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटिल टाइम डाल दिया। ठीक है? तो अब ये जो फ़ंक्शन है, इसको हमें कॉल करना है। कहाँ कॉल करना है? जहाँ पर अभी हमें आवश्यकता है। तो पहले तो इम्पोर्ट करेंगे, तो आवश्यकता कहाँ है? कैटेगरी डॉट जेएस में, इसमें जाकर के हम इस चीज़ को इम्पोर्ट कर लेंगे। तो ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके ठीक ऊपर, यानी कि फंक्शन जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके ठीक ऊपर आपको इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है और इम्पोर्ट कर लेना है फॉर्मेट डेट वाले फंक्शन को। और लास्ट में यहाँ डॉट जेएस ज़रूर लगाइएगा। देखिए मॉड्यूल डॉट जेएस होगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो डॉट जेएस ज़रूर लगा दीजिएगा। ठीक है? अब ये जो फॉर्मेट फंक्शन है, ये कहाँ कॉल करना है? यहाँ पर हमें। नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर हमने ये डेट जो है डिफाइन किया था। तो आपको इस तरीके से कॉल करना है, और जो आप यहाँ पर क्रिएटेड एट लिख रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर से, इसको कट कर लेना है और इस फंक्शन को भेज देना है। यानी कि फॉर्मेट डेट फंक्शन कॉल करना है और इसको भेज देना है। ऊपर की तरफ देख लीजिएगा आपने इम्पोर्ट किया है कि नहीं, तो इम्पोर्ट इसी तरीके से होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है? एक्सपोर्ट ही डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिसीव नहीं होता है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिसीव होगा। इस फंक्शन को कॉल करते समय जो आपका डेट है वो भेज दीजिएगा। ये कहाँ जाएगा? मॉड्यूल डॉट जेएस के इस फंक्शन के पास यहाँ पर आ जाएगा, और आपने इसको डेट को दे दिया है। अब इसी डेट के अंदर से आपने अलग-अलग चीज़ों को निकाल कर के फॉर्मेट किया और रिटर्न कर दिया। रिटर्न करेंगे तो यह कहाँ रिटर्न हो जाएगा? यहीं पर, यानी कि यहीं पर रिटर्न आ जाएगा और ये शो हो जाएगा आउटपुट में। ये देखिए अब ये फॉर्मेट हो गया। आज क्या डेट है? ठीक है, जो भी डेट है आज, इसके पहले देखिए, अच्छा 0 मंथ, जबकि जनवरी चल रहा है,
ठीक है? और यहाँ पर 0 मंथ चल रहा है, यानी कि 0 क्या आ गया। तो जब भी आप मंथ काउंट करेंगे ना, तो जनवरी के लिए वो 0 देगा और दिसंबर के लिए हमेशा वो 11 देगा। तो इसमें मंथ में हमेशा +1 कर देते हैं। तो फॉर्मेट डेट जो फ़ंक्शन है उसके पास आइए और जो मंथ है इसमें आप यहाँ पर +1 कीजिए, क्योंकि 0 से काउंट करके देता है हमेशा ये, याद रखिएगा। तो +1 कर देंगे, तो यहाँ पर जो है ये देखिए फॉर्मेट हो, और जहाँ अनडिफाइंड था जहाँ पर वो नेन आ रहा है, क्योंकि क्योंकि देखिए, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं था, यहाँ डेट था वही फॉर्मेट होगा, ठीक है? उसको हम डिलीट कर देंगे थोड़ी देर बाद जब हम डिलीट की फंक्शनैलिटी बनाएँगे तब। अच्छा, जो सिंगल वर्ड में जैसे अभी डेट 9 चल रहा है, तो ये 09 आना चाहिए, अभी 0 मंथ 1 चल रहा है तो 01 आना चाहिए। सिंगल डिजिट में जो उसको हमें 2 डिजिट में करना है, यानी कि अगर ये 1 है तो 01 होना चाहिए, अगर ये 9 है तो 09 होना चाहिए, अगर 10 है तो ठीक है 10। इसलिए हम यहाँ पर एक छोटा-सा कंडीशन पास करेंगे रिटर्न करने से पहले। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट में ही डेट इक्वल्स टू ऐसे चेक करिए क्या डेट हमारा लेस देन 10 है। अगर 10 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है कॉन्केट कर देंगे 0 को डीडी में, तो ऐसे कॉन्केट कर दीजिएगा, अदरवाइज़ हमारा डीडी वैसे ही रिटर्न चला जाएगा। इसी तरीके से आपको मंथ के साथ भी करना है, तो यहाँ पर एमएम कर देंगे और यहाँ पर भी एमएम कर देंगे, ठीक है? और यहाँ पर भी हम एमएम कर देंगे और यहाँ पर भी एमएम कर देंगे। तो अब जो 0 के साथ आ रहा था, सॉरी जो सिंगल डिजिट में आ रहा था, अब वो 01 के साथ 0 के साथ आएगा। ये देखिए 0 के साथ आया। ठीक है? अब यहाँ पर अगर हमें टाइम नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे हम? अगर हमें टाइम नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर ये जो हमारा फ़ंक्शन है, इसमें एक और चीज़ रिसीव करने वाले हैं, इस टाइम के नाम से, यानी कि इस टाइम के नाम से एक पैरामीटर हम बनाएँगे और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ़ॉल्स रखेंगे। तो पहले से इसको फ़ॉल्स रखेंगे। अब ये जो टाइम है ना, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ आपको चेक करना है, क्या इस टाइम का वैल्यू ट्रू है? अगर ट्रू है, तभी हम टाइम भेजेंगे और अगर ट्रू नहीं है, फ़ॉल्स है, तो यहाँ पर एम्प्टी भेज देंगे। ठीक है, तो अभी फ़ॉल्स है तो अभी टाइम नहीं जाएगा। ये देखिए अभी टाइम यहाँ पर नहीं शो होना चाहिए, नहीं शो हो रहा है ना टाइम। अगर अब हमें टाइम शो करना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने फ़ंक्शन कॉल किया है, फ़ंक्शन हमने यहाँ कॉल किया है, ठीक है? कैटेगरी डॉट जेएस के अंदर, यहाँ पर कॉल किया है तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने डेट भेज दिया, डेट रिसीव हो गया कहाँ पर? ये डी में। सेकंड आर्गुमेंट क्या भेजेंगे? सेकंड आर्गुमेंट हमें भेजना है इस टाइम, तो कॉमा से सेपरेट करके आप यहाँ पर इस टाइम इसके नाम से, नहीं इस टाइम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रू या फ़ॉल्स भेज देंगे। तो अगर आप ट्रू भेजते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, यानी कि जहाँ फ़ॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पर आ जाएगा ट्रू, ठीक है? और जैसे ही ये ट्रू हुआ, यहाँ पर आपको टाइम दिख जाएगा, ये देखिए टाइम दिख गया। तो अगर हमें टाइम चाहिए, तो डेट के बगल से हम ट्रू भेजेंगे, अगर टाइम नहीं चाहिए तो हम फ़ॉल्स भेजेंगे, यानी कि कुछ नहीं भेजेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट तो वहाँ पर फ़ॉल्स है ही है, ठीक है? तो अगर टाइम चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या भेजना है, डेट के बगल से ट्रू भेजना है, तो ये ट्रू कहाँ रिसीव होगा? यहाँ रिसीव होगा और ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है? यानी कि देखिए टाइम हमें अब मिल गया। तो हमें कहीं-कहीं के पे टाइम चाहिए, कहीं पे टाइम नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये फ़ंक्शनैलिटी बना लिया है, क्योंकि हमारा ये एक ऐसा फ़ंक्शन है जो कि हमें डेट फ़ॉर्मेट करके देगा, ठीक है? तो कभी-कभी हमें टाइम चाहिए, कभी-कभी हमें टाइम के साथ डेट चाहिए, कभी-कभी हमें टाइम के साथ डेट नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको कंट्रोल कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें यहाँ पर आना है और डिलीट के लिए काम करना है, ये जो डिलीट है इसके लिए काम करना है। तो आइए ज़रा और नीचे की तरफ काम करेंगे शो डेटा में ही, यानी कि जो शो डेटा है इसी के अंदर ही काम करना है। तो जो फॉर ईच है ना, इसको मिनिमाइज़ कीजिएगा, इसी के ठीक नीचे, फॉर ईच के ठीक नीचे एक कमेंट पास करेंगे, डिलीट कैटेगरी के नाम से, ठीक है? एक कमेंट पास करेंगे इस तरीके से, और ये जो आपका फॉर ईच है इसको ओपन कीजिएगा, नीचे की तरफ आपको बटन दिख जाएँगे 2 बटन। तो पहला जो बटन है, इसमें आप डेल हाइफ़न बीटीएन ये क्लास लगा दीजिए, और सॉरी दूसरा जो बटन है उसमें डिलीट वाला जो जिसमें फार ट्रेस आइकन होगा, उसमें डेल हाइफ़न बीटीएन क्लास लगाना है, और जो पहला वाला बटन है उसमें एडिट हाइफ़न बीटीएन ये क्लास लगाना है। ठीक है? एडिट हाइफ़न बीटीएन ये क्लास डिफाइन कर देना है। इतना करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है और सॉरी उसको मिनिमाइज़ करना है, पूरा नहीं मिनिमाइज़ करिएगा, ये फॉर ईच मिनिमाइज़ कीजिएगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पर हमें काम करना है, तो एक कांस्टेंट बनाएँगे ऑल डेल बीटीएन के नाम से, तो ऑल डिलीट बीटीएन समझिए ज़रा इसको, और कैट लिस्ट जो है आपका इसी के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या सेलेक्ट कर लेंगे? ये जो हमने डेल हाइफ़न बीटीएन क्लास दिया, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास है तो डॉट लाकर सेलेक्ट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसी के लिए लूप चलाना है, तो ऑल डेल बीटीएन डॉट फॉर ईच इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम, और यहाँ पर हम रिसीव कर लेंगे बीटीएन को कॉमा इंडेक्स को, दोनों चीज़ें रिसीव कर लीजिए इस तरीके से। तो बीटीएन और इंडेक्स मैंने रिसीव कर लिया, कॉल बैक डिफाइन करूँगा और मैं अलर्ट में पास कर देता हूँ इंडेक्स को, ठीक है? अच्छा, ऐसे डायरेक्ट अलर्ट में इंडेक्स मत पास कीजिएगा, आप इसको हटाइए ज़रा, यहाँ पर हम पास करेंगे बीटीएन, यानी कि बीटीएन डॉट ऑन क्लिक इस इवेंट को बाइंड करेंगे, कॉल बैक डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस तरीके से हम अलर्ट करेंगे, ठीक है? तो मैंने अलर्ट किया। अब जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तब अलर्ट होगा, ठीक है? और अलर्ट में यहाँ पर इंडेक्स ज़रूर पास कर दीजिएगा, इंडेक्स ये वाला पैरामीटर। तो जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्स मिल जाएगा आपको। देखिए ज़रा मैंने ये पहले से अलर्ट हो गया होगा,
क्योंकि हमने अलर्ट लगा दिया था, तो जितना डेटा होगा उतनी बार अलर्ट होगा। ओके, ओके करके आप इसको हटा सकते हैं। अच्छा, इनफाइनाइट चला जाए तो आप क्या करेंगे, पेज कट करके और फिर से लॉगिन कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर जिस भी बटन पे क्लिक करेंगे उसका इंडेक्सिंग नंबर आपको मिलेगा। मैंने रिफ्रेश किया पेज को और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, बट कुछ इश्यू है, देख लेते हैं क्या बता रहा है। कंसोल में पता चलता है एरर, ठीक है? बट कंसोल में भी कोई एरर नहीं है। देख लेते हैं यहाँ पर हमारा में भी कुछ मिस्टेक हो तो btn डॉट ऑन क्लिक ऑन CLICK ऑन क्लिक, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है? तो ऑन क्लिक में जो है ये सी इधर होगा। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा सही से। अब ये सही से काम करना चाहिए। पेज रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आया ना, इंडेक्सिंग नंबर 0 आया। लास्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग नंबर है, सीरियल नंबर, ये इसमें +1 होकर के शो हो रहा है। तो यहाँ 9 भले दिख रहा है, लेकिन इसका मेन इंडेक्सिंग नंबर क्या है, 8 है, क्योंकि इसमें हमने +1 कर दिया है। ठीक है, ये देखिए। तो जिस पे क्लिक करें उसका इंडेक्स मिल रहा है। अब ये डिलीट होना चाहिए, तो डिलीट किसके अंदर से करना है हमें? डिलीट करना है हमें जो हमारा कैट डेटा उसके अंदर से। तो क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कैट डेटा डॉट स्प्लाइस के नाम से एक फंक्शन होता है, स्प्लाइस इस तरीके से। और यहाँ पर आपको इंडेक्स दे देना है, इसको कौन सा इंडेक्स डिलीट करना है और उसके बाद कितना डेटा डिलीट करना है वो नंबर दे देना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने 1 दिया, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यही डिलीट होगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक किया, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट हो रहा है, लेकिन लाइव डिलीट होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन कॉल कर देंगे, शो डेटा वाला। तो जो आपका शो कैट डेटा फंक्शन है, इसको यहाँ कॉल कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा लाइव डिलीट होते हुए। देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए लाइव डिलीट हो रहा है, ठीक है? ये डिलीट हो रहा है, ये ठीक है। अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए कि स्प्लाइस कैसे काम कर रहा है। इंडेक्स आपको देना है जिसको डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने 1 दिया, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ़ यही डिलीट होगा। अगर हम यहाँ पर कुछ नंबर बढ़ा दें, जैसे मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, तो अब क्या होगा? अब ये तो डिलीट होगा ही, यानी कि ये तो डिलीट होगा ही, उसके साथ-साथ ये 1, 2, 3 डेटा डिलीट हो जाएगा, ये तीनों। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखिए 3 डेटा साथ में डिलीट हो गया। ठीक है? तो यहाँ पर 1 देना है, जिस पे क्लिक करें वही डिलीट होना चाहिए। तो मैंने 1 दिया इसलिए ताकि जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं वही डिलीट हो। ठीक है? ये डिलीट हो रहा है, लेकिन ये रिफ्रेश करने पे रिटर्न क्यों आ जा रहा है? ये हमने रिफ्रेश किया तो ये रिटर्न आ रहा है। अच्छा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज में अपडेट नहीं किया है। तो लोकल स्टोरेज में अपडेट नहीं हो रहा है ये चीज़। डिलीट तो आपका जो आपका पेज में वो है ना, उसकी वजह से हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये डिलीट हो रहा है, आपका पेज में जो एरे है, ऐड डेटा उसके अंदर से। ये यहाँ से नहीं डिलीट हो रहा है। ये देखो यहाँ पर ये वैसे ही बना हुआ है। तो जैसे आप पेज रिफ्रेश करेंगे ये दोबारा आ जाएगा। है ना? तो ये वहाँ से डिलीट होना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ जाइए और ये जो आपका अ, लोकल स्टोरेज, ये जो ऑन सबमिट के अंदर लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम और ये पूरा लाइन है, इसको कॉपी कर लीजिएगा, या इसके नीचे का भी एक लाइन कॉपी कर, नहीं, नहीं, सिर्फ़ वही लाइन कॉपी कीजिएगा कंट्रोल सी करके, ठीक है? कॉपी करने के बाद नीचे की तरफ आ जाएँगे और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर डिलीट करने के बाद और पहले हम अपडेट कर देंगे, उसके बाद हम इस फ़ंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है? तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम आप दे करके भी लिख सकते हो। बैकटिक के अंदर डॉलर के साथ की और अंडरस्कोर कैटेगरी ये ऐड करना है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कैट डेटा, ठीक है? ये कर देना है आपको। तो अब क्या होगा, लाइव डिलीट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो एक ही डेटा डिलीट होगा, अब वो आएगा नहीं रिटर्न। ये देखिए मैं रिफ्रेश करूँगा, तो अब ये डिलीट हो चुका है, परमानेंट डिलीट हो चुका है। ठीक है? लेकिन डिलीट पे क्लिक करते ही हमें एक कन्फर्मेशन का मैसेज लेना है, इसलिए सबसे पहले तो यहाँ पर आइएगा स्वीट अलर्ट डॉट ओआरजी पे। तो यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा आप इस तरीके से स्वीट अलर्ट, ठीक है? और जो फर्स्ट फर्स्ट लिंक छोड़ दीजिएगा, दूसरा लिंक जो दिखेगा आपको स्वीट अलर्ट डॉट जेएस डॉट ओआरजी में भी आप में फर्स्ट लिंक दिख रहा होगा। तो स्वीट अलर्ट 2 डॉट गिटहब ये नहीं, स्वीट अलर्ट डॉट जेएस डॉट ओआरजी, ये चीज़ देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऑलरेडी हमने हमारे पास इसका लिंक है। ठीक है? ये वाला आपको कोड लेना है, कन्फर्मेशन वाला। जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए ओके का और कैंसल का बटन आ रहा है। तो अगर हम ओके करेंगे तभी डिलीट होना चाहिए। तो ये पूरा कोड आप ले लीजिए, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है। तो जब अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट करते हो ना, तो ये चीज़ ठीक है, यहाँ पर काम करेगा, लेकिन फ्यूचर में हमें और भी जगह पे डिलीट का काम करना पड़ सकता है। ठीक है? मेबी हमें ब्लॉग्स में भी कुछ डिलीट करना हो, मेबी हमें डैशबोर्ड से कुछ डिलीट करना हो। इसीलिए हमें अगर डिलीट का काम पड़ सकता है और कन्फर्मेशन लेने का काम पड़ सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसको मॉड्यूल के अंदर रखेंगे। जैसे अभी हमने फॉर्मेट डेट को रखा, फॉर्मेट डेट का हम ऐसा एक्सपेक्ट करके बना रहे हैं कि हमें ये फ्यूचर में और भी जगह पे यूज़ करना है। इसीलिए हम एक्सपोर्ट करते हुए जो है कन्फर्म डिलीट या सीएनएफ डिलीट, इसके नाम से हम सीएनएफ डिलीट फंक्शन, ठीक है? इसके नाम से बनाएँगे। अच्छा, एक्सपोर्ट जब भी करें तो कॉन्स्ट कीवर्ड लगाइएगा और कॉलबैक डिफाइन करेंगे इस तरीके से। कन्फर्म डिलीट ही रख देते हैं, फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो सीएनएफ डिलीट मैंने इसको रखा, एक्सपोर्ट कर दिया है।
हमें प्रॉमिसेबल इसको बनाना होगा, रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो प्रॉमिसेबल अगर आप बनाएँगे तभी आप इस पे इस चीज़ को हैंडल कर पाएँगे। देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया इस चीज़ को, ठीक है? और अगर मैं इस फ़ंक्शन को कॉल करूँ, ये जो फ़ंक्शन है इसको मैं कॉल करूँ, कहाँ पर कॉल करूँ? जहाँ पर हमें आवश्यकता है। तो पहले तो इम्पोर्ट करेंगे कैटेगरी डॉट जेएस में, ऊपर की तरफ जाइए और इम्पोर्ट कीजिए इस चीज़ को। तो कॉमा से सेपरेट करके ये जो फ़ंक्शन है आपका, कौन-सा सीएनएफ डिलीट, ये जो फ़ंक्शन इसको इम्पोर्ट कर लीजिए। इम्पोर्ट करने के बाद जहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं, तो पहले एक कन्फर्मेशन होना चाहिए। तो अगर आपने इस फ़ंक्शन को डायरेक्ट कॉल किया तो क्या होगा? जैसे आप क्लिक करेंगे ना, ये फ़ंक्शन कॉल होगा और डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए वो डिलीट हो गया डेटा और ये कन्फर्मेशन, इससे कोई मतलब ही नहीं है अभी। आप ओके कीजिए, कैंसल कीजिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे आप क्लिक कर रहे हो ये डिलीट हो रहा है, तो ये आप तब तक नहीं हैंडल कर पाएँगे। यहाँ पर हमें वेट करना है, यानी कि ओके कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं, उसका वेट करना है हमें। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पर वेट करना चाहते हो, तो यहाँ से आपको इस चीज़ को थोड़ा हैंडल करना होगा, यानी कि प्रॉमिसेबल बनाना होगा। तो बस समझ में आ जाएगा आपको, पेशेंस रखिएगा। इस चीज़ को पूरा कोड इसके अंदर का कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिएगा और न्यू कीवर्ड के साथ प्रॉमिस का इंस्टेंस क्रिएट कीजिएगा इस तरीके से, और इसमें रिज़ॉल्व को इस तरीके से और कॉमा रिजेक्ट को रिसीव कर लीजिए। तो मैंने रिज़ॉल्व, रिजेक्ट, रिसीव कर लिया, कॉल बैक बनाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद समझिए ज़रा ये कैसे काम करता है। तो स्वेल, पहले जो आपने क्लिक किया तो ये जो आपका, पहले तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो हमने क्लिक किया, तो ये आता है ना, आर यू श्योर वंस डिलीट यू, ये सब लिख के आता है, वार्निंग का आइकन आता है। तो यहाँ पर इसमें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग किया गया देन। तो अगर आपने विल डिलीटेड, यानी कि अगर आपने ओके किया, तो ये इफ एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पर हमें हमें रिज़ॉल्व का यूज़ करना है और यहाँ से ट्रू भेज देना है। तो अगर हमने ओके किया, तो रिज़ॉल्व का हमने यूज़ किया और ट्रू भेज दिया। लेकिन अगर हमने कैंसल कर दिया, तो हम यहाँ पर रिजेक्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम फॉल्स भेज देंगे। रिजेक्ट का यूज़ करके हम यहाँ से फॉल्स भेज देंगे, ठीक है? तो ये हो गया, यानी कि हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्योंकि हम रिज़ॉल्व और रिजेक्ट से कुछ भेज रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपने फंक्शन कॉल किया, यहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा। तो एक काम करते हैं, लेट एक वेरिएबल बनाते हैं ज़रा सीएनएफ के नाम से, या इज डिलीट के नाम से बना लेते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है? यहाँ पर, और इसको हम थोड़ी देर के लिए कंसोल करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग का यूज़ कीजिए और यहाँ पर इज डिलीट को कंसोल कर दिए और यहाँ पर आप रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करिए ताकि नीचे का कोड एग्जीक्यूट ना करे। अभी क्या होगा देखिए, मैं कंसोल में सबसे पहले जाता हूँ, मैं कंसोल में चला गया और मैं ओपन कर लूँगा कंसोल को। अगर मैं डिलीट के आइकन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पर कंसोल में, ये देखिए जो हमारा मैसेज है, इसमें देखिए प्रॉमिस पेंडिंग आ रहा है, ठीक है? तो इसका वेट करना चाहिए, अभी प्रॉमिस पेंडिंग नहीं आना चाहिए, ये पहले ही प्रिंट हो गया। ये जो आपने प्रिंट किया कंसोल डॉट लॉग इज़ डिलीट, ये पहले प्रिंट हो गया देखिए 56 नंबर पे। जब हम ओके करें या कैंसल करें तब ये चीज़ प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर हमें वेट करना है उस चीज़ का। तो यहाँ अवेट कीवर्ड लगाएँगे, अगर आपने यहाँ अवेट लगाया, तो ये जो फंक्शन है इसके पहले आपको असिंक कीवर्ड लगाना कंपल्सरी है। तो जो भी इसके नियरेस्ट में फंक्शन होगा, कॉल बैक होगा, उसमें असिंक कीवर्ड लगता है। तो इसके नियरेस्ट में देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ये वाला आपका कॉल बैक है, दूसरा आपका ये वाला कॉल बैक है। तो कभी भी देखते हैं अवेट के नियरेस्ट कौन-सा है, तो अवेट के नियरेस्ट ये वाला कॉल बैक है, तो यहाँ पर असिंक लगाएँगे, ठीक है? अब देखिए उसका वेट करेगा ये रिस्पॉन्स आने का। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो अभी यहाँ पर तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ, जब हम ओके करेंगे तब प्रिंट होगा। ओके किया हमने तो ट्रू प्रिंट हो गया। ठीक है? अगर हम यहाँ पर क्लिक करें और डिलीट कैंसल पे क्लिक कर दें तो क्या प्रिंट होगा? फॉल्स। ये देखिए अनकॉल्ड प्रॉमिस एरर फॉल्स। लेकिन इस चीज़ को हमें हैंडल करना है, ये चीज़ एरर हो जाएगा। देखिए ये रेड कलर का अलर्ट जो आया ये एरर हो जाएगा। इसको हमें हैंडल करना है ट्राई और कैच ब्लॉक की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा जो कोड है 2 लाइन का, इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे। तो ये जो कोड है 2 लाइन का, इसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखेंगे, ठीक है? इसको हटा दीजिए। ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर रखेंगे, ठीक है? तो अगर सक्सेस आया है यानी कि ट्रू आया है तो ये प्रिंट होगा, और अगर हम कैच का यूज़ करें यहाँ पर, सॉरी कैच ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप ट्राई और कैच ब्लॉक से हैंडल कर रहे हैं, तो कैच को यहाँ पर एरर में रिसीव कर लीजिए और इसको भी कंसोल कर दीजिए। कंसोल डॉट लॉग ईआरआर, ठीक है? तो अब आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट हो गया। ये 3 लाइन का जो कोड है इसकी ज़रूरत है, इसको कट करके रखिए थोड़ी देर के लिए, कट करके रखेंगे, ठीक है? इसको हमें यहाँ ट्राई के अंदर रखना है। तो अभी नहीं, अभी यहाँ पर समझ लीजिए पहले ये कैसे काम कर रहा है। एक-एक चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है? तो मैंने जब एडिट पे यानी कि डिलीट पे क्लिक किया ना, तो अभी यहाँ पर वेट किया जा रहा है, यहाँ पर वेट किया जा रहा है। अवेट लगा हुआ है, यहाँ पर वेट करेगा जब तक यहाँ रिस्पॉन्स नहीं आ जाएगा। तो जब आप ओके करेंगे तब वहाँ से रिज़ॉल्व यानी कि रिज़ॉल्व होगा और ये ट्रू चला जाएगा, और अगर आपने कैंसल कर दिया तो रिजेक्ट होगा और फॉल्स जाएगा। तो इस चीज़ का वेट किया जा रहा है, अभी तक वेट किया जा रहा है जब तक आप ओके नहीं करेंगे। जैसे आपने ओके किया, ये देखिए ट्रू आ गया। ठीक है? तो यहाँ का नीचे का कोड तब तक एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा,
जब तक आपका कुछ रिस्पॉन्स ना आ जाए सर्वर से। यूँ समझ लीजिए कि प्रॉमिस आप हैंडल कर रहे हैं ना, तो इस फंक्शन जब तक ये फंक्शन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे देगा यहाँ पर, जब तक जो है इसका वेट किया जाएगा। तो ये फंक्शन रिस्पॉन्स किस तरीके से दे रहा है, जब आप ओके पे क्लिक कर रहे हो तब रिज़ॉल्व कर रहे हो। इसी रिज़ॉल्व को अगर पहले रिटर्न कर दो यहाँ से कहीं, यानी कि रिज़ॉल्व कर दो, तो ये पहले प्रिंट कर देगा, ओके और कैंसल का वेट नहीं करेगा। लेकिन हमें ओके और कैंसल का वेट करवाना है, ठीक है? तो देखिए ज़रा, अब अगर हम डिलीट पे क्लिक करके और कैंसल कर दें, तो यहाँ पर क्या आएगा? फ़ॉल्स आएगा। तो जब आप ओके करेंगे तब ट्रू आएगा, और जब आप कैंसल करेंगे तो फ़ॉल्स आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए, इसका काम खलास हो गया। अब इसी में आइए, और जो आपने कंसोल किया था, अगर हम ओके कर रहे हैं तो एक कन्फर्म, यानी कि इफ इज़ डिलीट, या तो हम डायरेक्ट इस चीज़ को हमें चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम इस चीज़ को पास कर सकते हैं। क्योंकि अगर उसने ओके किया है तभी यहाँ पर आएगा, और हमें यहाँ पर किसी भी वेरिएबल में या किसी भी पैरामीटर में रिसीव करने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अगर आप और भी ज़्यादा इस चीज़ को करना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो ये काम कर जाएगा अभी जैसे हमने काम किया था, ऐसे भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करूँ, ठीक है? और मैं कैंसल कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेलो वाला डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखिए मैंने डिलीट पे क्लिक किया, ओके कर दूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया लाइव, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा ये सही तरीके से काम करे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक कंडीशन पास कर सकते हो, इफ इज़ डिलीटेड, क्या इज़ डिलीटेड में ट्रू आया है, तभी ये काम करना चाहिए। तो यहाँ पर बस इस ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो ये चीज़ भी ठीक है ना? तो एक आपने और कन्फर्म कर लिया कि क्या इज़ डिलीटेड में ट्रू, वैसे तो यहाँ पर ट्रू ही आएगा सभी केस में, ट्राई और प्रोलॉग के अंदर हो ना आप, इसीलिए, ठीक है? तो ऐसे भी लिख सकते हो, या जो हमने पहले लिखा था वैसे भी हमारा काम हो सकता है। फिलहाल मैंने इस पे क्लिक किया, कैंसल करूँगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके ओके कर दूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ये देखिए डिलीट हो गया। अब मैं कुछ और डेटा ऐड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ और डेटा इस तरीके से ऐड किया। अब मुझे अपडेट का काम करना है, तो सबसे पहले देखिए, एडिट पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमने एडिट बीटीएन उस पे क्लास दे रखा है, ठीक है? टर्मिनेट कीजिए और यहाँ पर आप एक कमेंट पास करिए, अपडेट कैटेगरी के नाम से, ठीक है? एक जो आपको क्या करना है, पहले तो एक वेरिएबल बनाना ज़रा, ऑल एडिट बीटीएन के नाम से, तो ऑल एडिट बीटीएन इसके नाम से बना लेंगे, और जो आपका कैटलिस्ट है उसी के अंदर से सेलेक्ट करना है, तो कैटलिस्ट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा जो एडिट बीटीएन होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो एडिट हाइफन बीटीएन सेलेक्ट कीजिएगा, टर्मिनेट करेंगे, ऑल एडिट बीटीएन ऑल एडिट बीटीएन डॉट फॉर ईच चलाएँगे, यानी कि सभी के लिए लूप चलाएँगे हम। इस तरीके से यहाँ पर बीटीएन रिसीव कर लेंगे, इस तरीके से कॉमा से सेपरेट करके इंडेक्स रिसीव कर लेंगे, और यहाँ पर हम बीटीएन पे क्लिक करेंगे, तो बीटीएन डॉट ऑन क्लिक, तो जिस पे क्लिक करेंगे वहीं पे सिर्फ काम होगा, और आप अलर्ट करके इंडेक्स को देख सकते हो। तो मैंने अलर्ट किया इंडेक्स को, तो इसे टर्मिनेट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ज़रा, हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। मैंने एडिट पे क्लिक किया, तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, अलर्ट होने से पहली बात तो अलर्ट नहीं हुआ, कुछ मिस्टेक हो सकता है, ठीक है? तो बीटीएन क्वेरीज़, अच्छा, कैटलिस्ट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल एडिट बीटीएन, डॉट छूटा हुआ है, तो डॉट लगाएँगे, ठीक है? फिर से चेक करेंगे, मैंने एडिट पे क्लिक किया, देखिए अलर्ट हो गया, इंडेक्सिंग नंबर मिल गया। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, पहले तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो मुझे ये जो लिखा हुआ है कैटेगरी, ये चीज़ मिलना चाहिए, और ये मिले और मैं इसमें डाल दूँ इस फॉर्म में। तो पहले तो ये चीज़ प्राप्त करना होगा, तो वो चीज़ प्राप्त करना बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही ईज़ी है। ऊपर की तरफ जाइए, जो आपका फॉर ईच है, जिसके लिए जो आपका डेटा शो कर रहा है, उसमें जाएँगे, और जिस बटन पे आप क्लिक कर रहे हो, जैसे एडिट बीटीएन आपने क्लास लगाया था, इस क्लास के बाहर, ठीक है? कैट के नाम से एक एट्रिब्यूट सेट कीजिएगा, और इसमें आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हो, डॉलर के साथ टेम्पलेट लिटल, ओबीजे के अंदर से डॉट कैटेगरी, ठीक है? तो जिस बटन पे आप क्लिक करेंगे उसके साथ कैटेगरी भी बाइंड रहेगा। समझिए ज़रा कैसे ये चीज़ काम कर रहा है। अभी अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ, ये जो बटन है एडिट वाला, तो इसमें आपको जस्ट फॉर कोड कैट कैट के नाम से एक प्रॉपर्टी बनेगा, उसमें दिख जाएगा। ये देखिए, तो बटन है, इसमें कैट के नाम से प्रॉपर्टी है, उसमें जस्ट फॉर कोड। इसी तरीके से अगला टीआर का जब बटन देखेंगे आप, ठीक है? तो अगला टीआर ओपन कीजिएगा, और जो टीडी होगा उसमें ओपन कीजिएगा, ये देखिए कैट का वैल्यू क्या है, ये, ठीक है? इसी तरीके से सभी बटन में कैट के नाम से एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, कैट कैटेगरी के नाम से, और उसमें वो डेटा चला जाएगा। अब जिस पे क्लिक कर रहे हैं वो चाहिए हमें, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए, इस फॉर ईच को मिनिमाइज़ कीजिएगा, और ये डिलीट वाला है इसको भी मिनिमाइज़ कर दीजिए फिलहाल, और यहाँ पर हम काम कर रहे थे, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा बीटीएन है इसी के लिए डॉट गेट एट्रीब्यूट, इसके नाम से फंक्शन होता है, कॉल करना है, और जो कैट आपने एट्रीब्यूट दिया वो रीड कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको कैटेगरी मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ वो हमें मिल रहा है। ठीक है, अगर जस्ट फॉर कोड वाले पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट फॉर कोड मिलेगा। इसी तरीके से इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक वेरिएबल में रख लेना है, सिंपल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लेट एक वेरिएबल मैंने रखा कैट के नाम से, और इसमें मैंने रख लिया। अब क्या करूँगा मैं, इस कैट को, जो हमारा इनपुट है ना ऊपर की तरफ, तो इनपुट डॉट वैल्यू, इसका वैल्यू बना दूँगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्लिक करते ही उस फॉर्म में भेजना है डेटा। तो कैट यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो अब जैसे आप क्लिक करेंगे ना,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए इसमें आ गया। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जस्ट फॉर कोड आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें वो डेटा आ जाएगा। तो जिस पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म में जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए जस्ट फॉर कोड था और आपने यहाँ पर लिखा अमित और सबमिट पे क्लिक किया, तो ये ऐड हो जाएगा, ये देखिए ऐड हो गया, ठीक है? इसलिए इस बटन से आप हैंडल नहीं कर पाएँगे इस चीज़ को, हमें बटन भी चेंज करना होगा एडिट पे क्लिक करते ही। फॉर एग्जांपल हमने एडिट पे क्लिक किया, तो अमित तो यहाँ पर आ गया लेकिन ये बटन भी कंट्रोल होना चाहिए, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कैटेगरी डॉट एचटीएमएल में जाइए, सबसे पहले हमें एक बटन बनाना होगा, तो फाइंड करिएगा सबमिट वाले बटन को, कॉपी कर लीजिएगा कंट्रोल सी करके, इसके ठीक नीचे पेस्ट करेंगे, कलर चेंज कर देंगे, तो कलर में मैं यहाँ पर डेंजर कर देता हूँ और जहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ और इस बटन का टाइप ज़रूर चेंज कर देंगे, तो टाइप का वैल्यू आप यहाँ पर बटन कर दीजिएगा और जो सबमिट वाला बटन है उसके टाइप का वैल्यू आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? टाइप ज़रूर करना है, ये टाइप ज़रूर सेट करना है, तो सबमिट में सबमिट अपडेट वाले में बटन ये करना है, ठीक है? इतना करने के बाद ऊपर की तरफ दोनों बटन को सेलेक्ट करेंगे, तो ऊपर की तरफ जाइएगा और यहाँ पर यानी कि जो हमारा नहीं, ये जो कैट फॉर्म है इसके अंदर से सेलेक्ट करेंगे, तो लेट ऑल बीटीएन इसके नाम से वेरिएबल बनाएंगे और जो हमारा कैट फॉर्म है क्योंकि फॉर्म के अंदर बटन है दोनों, तो कैट फॉर्म के अंदर से डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस फंक्शन को कॉल करेंगे और डायरेक्ट बटन को हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, तो यानी कि बटन को हमने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक नहीं करना है, आप कैपिटल स्मॉल कैसे भी यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ ठीक है। अब क्या करना है, देखिए पहले से तो आपको दो बटन दिखेगा यहाँ पर, एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? नहीं दिख रहा है तो फिर से यहाँ पर जाएंगे और हमने अपडेट वाला ठीक है लिखा बीटीएन डेंजर, अच्छा ये कैट फॉर्म ही तो है बीटीएन डेंजर P2, ठीक है? दिखना चाहिए बटन वैसे तो, बट दिख नहीं रहा है, तो एक बार पेज रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? यहाँ क्लिक करिए, ठीक है, ठीक है। इसके नीचे बटन आना चाहिए, तो इसके नीचे यहाँ पर एक बटन बनना चाहिए लेकिन नहीं बना, तो ये देखिए डेंजर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रोज़ करना है या रेड करना है, ठीक है? डेंजर नहीं होता है, रोज़ या रेड करिएगा तो ये दिख जाएगा, ठीक है? लेकिन पहले से जो अपडेट का बटन है वो हिडन होना चाहिए, तो यहाँ पर हम जो है डी हाइफ़न नन लगा देंगे ताकि ये पहले से हिडन रहे। डी नन लगा देंगे ना जब आप इस बटन में, तो ये पहले से आपको दिखेगा नहीं। तो अब हमें इसको कब शो करना है, जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने अभी एडिट पे क्लिक किया तो इसको शो करना है, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है सभी बटन को, नीचे की तरफ आ जाइए जब भी आप एडिट पे क्लिक कर रहे हो, तो यहाँ पर एडिट पे हम क्लिक कर रहे हैं, ऑल बीटीएन का जीरो इंडेक्स रीड कीजिएगा, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें ऐड करना है हमें, क्या ऐड करना है, डी हाइफन नन, ताकि वो हाइड हो जाए। तो ये क्लास ऐड कर देंगे और यहाँ पर रिमूव लगाइएगा, इसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पर 1 कर दीजिएगा, तो जो 1 है उसमें लगा होगा, ठीक है? ये जो बटन है ना, ये आपका 0 इंडेक्स माना जाएगा और ये आपका 1 इंडेक्स माना जाएगा जब आप फॉर्म के अंदर से सभी बटन को एक साथ सेलेक्ट करेंगे तो, ठीक है? तो 0 इंडेक्स पे हमें हाइड लगाना है, यानी कि हाइड करना है और 1 इंडेक्स वाला जिसमें जो पहले से हाइड है उसको शो करना है, इसलिए हमने रिमूव कर दिया उसमें से डी हाइफन नन। क्योंकि डी हाइफन नन क्लास लगाने से ही ये हाइड हुआ था, ये देखिए डी नन हमने लगाया था, तभी ये हाइड हुआ था बटन हमारा। तो डी नन रिमूव करेंगे दिख जाएगा सिंपल, और जिसमें हमें हाइड करना है उसमें लगा देंगे। तो वही चीज़ हमने किया। अभी हमने इस पे एडिट पे क्लिक किया, ये देखिए अपडेट लिख के आ गया, ठीक है? अपडेट वाला बटन ही है ये। अब इस पे क्लिक करने पे ये डेटा हमें चाहिए चेंजेस के बाद। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका अपडेट बीटीएन है, कॉपी कीजिएगा, इसी पे आपको ऑन क्लिक डिफाइन करना है। तो डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू, यानी कि ऑन क्लिक डिफाइन करेंगे, कॉलबैक डिफाइन करेंगे और यहाँ पर अलर्ट में इनपुट डॉट वैल्यू पास कर देंगे। तो जो अभी आपने ऐसे लिखा इनपुट डॉट वैल्यू, तो जो जो आप चेंजेस करेंगे ना वो आपको मिलेगा अभी। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने इस पे एडिट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड और अपडेट पे क्लिक करूँगा, तो जो जस्ट फॉर कोड आपने अपडेट किया वो मिला। इस तरीके से अगर आप कुछ डमी लिखेंगे तो वो मिल जाएगा। अब ये मिल गया, हमें क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, लेट इस तरीके से बनाना है, लेट ओबीजे के नाम से वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है। इसमें कैटेगरी के नाम से प्रॉपर्टी होना चाहिए और जो आपका कैटेगरी मिल रहा है कैसे मिल रहा है, इनपुट डॉट वैल्यू से, तो इनपुट डॉट वैल्यू डिफाइन कर देंगे, यानी कि अपडेट करने के बाद ये आपका डेटा है। और एक और हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्रिएटेड ऐड के नाम से और इसमें डिफाइन कर देंगे हम न्यू कीवर्ड के साथ डेट, ठीक है? ये डिफाइन कर देंगे ताकि जो डेट हो वो चला जाए। अब क्या करना है, अभी देखिए दो चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। एक तो यहाँ पर आप टर्मिनेट कीजिएगा और कंसोल डॉट लॉग में आप कैट डेटा के अंदर से इंडेक्स को रीड कीजिएगा, इंडेक्स को। तो 1 2 नहीं लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे। तो जिस पे आप क्लिक करेंगे ना, जैसे कैट डेटा क्या है, आपका वो एरे है जिसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, ये वाला है, इसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है। इसके अंदर से अगर हम ऐसे लिखते हैं कैट डेटा 1, तो पहला वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर हम कैट डेटा इंडेक्स लिखें तो इंडेक्स लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि जिस पे क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, यानी कि जिस पे हम क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसी के ठीक नीचे ये वाला जो ओबीजे है इसको भी आप
प्रिंट कर दीजिए। तो कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करेंगे और ओबीजे को भी हम प्रिंट कर देंगे। ओबीजे जो अभी हमने प्रिपेयर किया वो, ये चीज़। तो इस लाइन का मतलब समझिए ज़रा, कैट कैट डेटा, और अगर आप यहाँ पर 0, 1, 2 इस तरीके से पास करते हो कुछ भी, तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इंडेक्स लिखा तो इंडेक्स में क्या आ रहा है, जिस पे हम क्लिक करें वो इंडेक्स आ रहा है। तो वही ऑब्जेक्ट मिलेगा जिस पे आप क्लिक कर रहे हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस पे क्लिक करें तो यही ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कंसोल में। अगर हम इस पे क्लिक करें तो यही मिलेगा, निकल के आ जाएगा कैट के अंदर से, ठीक है? अभी देखिए ज़रा, अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अभी मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो अभी नहीं, देखिए अभी ये जस्ट फॉर कोड वाले पे हमने क्लिक किया है, ठीक है? अभी मैं यहाँ पर जस्ट फॉर कोड की जगह यहाँ पर कर देता हूँ अमित कुमार, ठीक है? और मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो देखिए 2 डेटा आपको मिले। एक तो पहला जो है उसको ओपन कीजिए, पहला वाला जो है आपका वो ओल्ड डेटा है, ठीक है? ये जस्ट फॉर कोड, और जो आपका अपडेटेड है वो आपका ये है अमित कुमार। तो इसके जगह पे हमें ये चीज़ अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। देखिए, आपका ये हो गया इंडेक्स, आपने डिफाइन कर लिया। अब इसी के सामने तो हम ऑब्जे को रख देंगे, तो ये रिप्लेस हो जाएगा उससे, सिंपल यही करना है बस आपको। अब ये रिप्लेस हो जाएगा उससे, ठीक है? अब ये रिप्लेस हो जाएगा, ये हो गया। तो अब अगर आप इस चीज़ को प्रिंट करेंगे, जैसे मैं अगर कंसोल डॉट लॉग काज करूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से डिफाइन करूँ कैट डेटा, और इसमें अगर मैं इंडेक्स पास करूँ, तो अब आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा, ठीक है? अपडेटेड डेटा मिलेगा, ये देखिए ज़रा। मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक-एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लग सकता है वीडियो को कंप्लीट होने में, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। मैंने क्लियर कर लिया और मैंने यहाँ एडिट पे क्लिक किया, तो जस्ट फॉर कोड अभी लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अमित कुमार, ठीक है? कुछ भी लिख सकते हैं फिलहाल हम। मैंने अमित कुमार लिखा, अपडेट पे क्लिक करूँगा। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट मिला, वो एक अपडेटेड ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें क्या करना है, ये अपडेट हो चुका है ना ऑब्जेक्ट, अब हमें क्या करना है, डेटाबेस में इसको अपडेट कर देना है। तो डेटाबेस में अपडेट करने के लिए वही लाइन आपको कॉपी करना है ऊपर की तरफ से, एक लाइन का जो कोड है, ये वाला। और ये दोनों लाइन कॉपी कर लिए, शो करना भी है ना, यानी कि लाइव अपडेट होना चाहिए, इसीलिए। तो आप देख करके लिखिए इस चीज़ को ज़रा, है ना? ये देखिए मैंने इसको हटाया और यहाँ पर आप इस चीज़ को देख करके लिख सकते हो। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके बाद की आप ऊपर से ही कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक कर दें आप, ठीक है? और इसमें क्या डेटा ही देना है स्ट्रिंगिफाई करके, और शो डेटा फंक्शन कॉल करेंगे ताकि लाइव दिख जाए हमें ये चीज़। अब देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर लिखता हूँ अमित कुमार और सबमिट पे क्लिक करूँ, यानी कि अपडेट पे क्लिक करूँगा, सॉरी। मैंने कैटेगरी में जाना है और यहाँ पर मैंने एडिट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पर लिखा अमित कुमार और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए अमित कुमार लाइव अपडेट हो गया, जहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएँगे, मैंने लिखा इस तरीके से, कुछ भी लिखूँगा, ये देखिए यहाँ पर अपडेट हो जाएगा ये चीज़। अपडेट होने के बाद क्या होना है, ये जो बटन है और ये जो फॉर्म है वो रीसेट होना चाहिए। पहले से जो बटन था वो दिखना चाहिए और फॉर्म भी रीसेट होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ जाइए, ये 2 लाइन का कोड है, इसको कॉपी कीजिएगा कंट्रोल सी करके, जिसमें आपने क्लास लिस्ट ऐड और रिमूव लगाया था, उन दोनों को शो करने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, और जहाँ पर आपका ऐड लगा हुआ है यहाँ पर आपको रिमूव लगा देना है, और जहाँ पर रिमूव लगा हुआ था यहाँ पर आपको ऐड लगा देना है। इसके ठीक नीचे कैट फॉर्म को रीसेट करने के लिए कैट फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए डॉट रीसेट के नाम से फंक्शन होता है, इसको आपको कॉल कर लेना है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है? बस इतना करना है। अब यहाँ पर अगर आप कुछ अपडेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इस तरीके से, कुछ डमी लिखा, अपडेट पे क्लिक करूँगा, ये देखिए अपडेट हो गया और ये फॉर्म भी रीसेट हो गया और सबमिट का बटन भी शो हो गया, ठीक है? अब यहाँ से अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो ये ऐड होगा, ये देखिए ऐड हो गया। फिर से इसको हम अगर अपडेट करें, मैंने यहाँ पर लिखा आलोक कुमार अपडेट, तो ये देखिए आलोक कुमार में अपडेट हो गया, ठीक है? यहाँ से अगर हम अमित और यहाँ पर सबमिट करें तो ये अमित ऐड होगा। यहाँ पर क्लिक करके अगर हम अपडेट करें तो अपडेट होगा, ठीक है? तो इस तरीके से काम किया जाता है। डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ओके कर देंगे तब, ठीक है? इसको भी डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। किसी की भी चीज़ को आप डिलीट कर सकते हो ईज़िली। अब हमें ब्लॉक्स पे काम करना है, ये जो ब्लॉक्स वाला ऑप्शन है इस पे काम करना है। हमने कैटेगरी पे काम कर लिया, अब ये जो कैटेगरी है वो ब्लॉक्स में शो होगा कहीं पर, इस पे काम करना है। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। किसी भी तरह का इश्यू हो ज़रूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।